नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुख्य सेविका भर्ती में अभी फाइनल आंसर की आनी बाकी है और उसके तुरंत बाद आप सभी को डीबी के लिए रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही चीज़ें या दोनों ही प्रोसेस कब तक फाइनली आयोग की साइट पर देखने को मिलेगा, अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आंसर की तैयार है या फिर इतने फुल मार्क्स मिलेंगे या फिर ये ऑप्शन चेंज होगा, ये चीज़ें अभी बिल्कुल डिसाइड नहीं हो सकी हैं। आयोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी भर्ती में विवाद हो। लेखपाल भर्ती में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन को लेकर के ऑप्शन सही नहीं था, ऑप्शन को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई थी और फाइनली आप देखेंगे वहाँ पर डी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया गया। इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से एक प्रश्न हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में मामला चल रहा था, वहाँ पे देखेंगे बाद में फुल मार्क्स दिया गया नोटिस जारी करके। और आप सभी को बता दें कि अभी 2 दिसंबर को एक नई रिट्स और पड़ गई है, फाइल हो गई है। यानी कि एक तरफ शासन या फिर आयोग चाहते हैं कि भर्ती हम जल्द पूरी कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें होती रहती हैं जिसकी वजह से भर्ती में लेट हो जाता है। लेकिन आपकी भर्ती में कोई भी विवाद ना हो, आपकी भर्ती में देरी ना हो, ये आयोग की सचिव सर की पूरी कोशिश है। और सचिव सर जब तक भी रहेंगे, जितना प्रोसेस हो जाए उनके रहते रहते, फिर आगे जब नए सचिव सर आ जाएंगे तो आगे की प्रोसेस फिर रुकेगी नहीं, वो भी उसी तरह से उसी गति से काम आगे भी होगा। बट प्रोसेस आपका रुकना नहीं चाहिए। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, उनकी भी सेम प्रॉब्लम है, बट उनके प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगने वाला है, उनका भी हो जाए जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात कर रहे हैं और हमारी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कंप्लीटली आपको सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट जरूर सुनिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो अभी आने वाले वीक में मंडे को सिर्फ जो लखनऊ के अभ्यर्थी हैं, आप लोग प्लीज़ चले जाएं, क्योंकि आपके जाने की आप अगर चले जाते हैं तो समझ लीजिए कि पूरे हज़ारों अभ्यर्थियों के, पूरे प्रदेश के, पूरे अपने स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबकी हेल्प हो जाएगी। हम भी अपने स्तर से कोशिश करते हैं। लखनऊ जाकर के सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करना है, सचिव सर से निवेदन करना है। इसी तरह से जब भी जनता दरबार, जनता दर्शन कार्यक्रम लगे, विशेष करके गोरखपुर में, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी होते ही होते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे जो भी वहाँ के अभ्यर्थी हों, गोरखपुर के स्थानीय अभ्यर्थी हों, प्लीज़ आप जाने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा आपका प्रयास समझ लीजिए कि आपकी भर्ती के लिए बहुत बड़ा प्रयास हो जाएगा। संशोधित आंसर की इसी महीने आने की बिल्कुल उम्मीद है कि आ जाना चाहिए और रिजल्ट नेक्स्ट मंथ में। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आयोग के पास बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि कई भर्तियों को लेकर के दबाव होता है कि ये भर्तियाँ भी करनी है, वो भर्तियाँ भी करनी है। जैसे भी आप देखेंगे लेखपाल के अलावा एएसओ है, जहाँ पे केवल रिजल्ट देना है। जेई 2018 की भर्ती है, उसमें भी आगे रिजल्ट आना है। बीडीओ 2018 री एग्ज़ाम की भर्ती है, उसमें आप देखेंगे तो आगे रिजल्ट आएगा डीबी के लिए, फिर आगे उनकी भी डीबी लगनी है। और आयोग में एक बार में एक ही भर्ती की डीबी हो पाती है। एक भर्ती और भी है जूनियर असिस्टेंट 1262 की, उसमें भी आगे टाइपिंग होना है। तो कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जिनके प्रोसेस आयोग से बाहर होते हैं। जैसे भी फॉरेस्टर की भर्ती होगी तो फिजिकल उनका बाहर होगा, किसी ग्राउंड में होगा, लखनऊ में ही। लेकिन जैसे डीबी वगैरह जो आयोग में होते हैं, विशेष करके डीबी को लेकर के बात करें तो एक बार में एक ही भर्ती की डीबी हो पाती है आयोग में। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर पूरी कोशिश करना है। देखिए, वीडियो 2018 भर्ती वाले अभ्यर्थी, आपकी भर्ती भी जितनी जल्दी पूरी हो जाए, हम यही चाहते हैं। और यहाँ पर जब बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के, तो यहाँ पर रेगुलर यानी वीक में कम से कम एक बार आयोग जाना बहुत आवश्यक है, ताकि आपकी भर्ती में डिले ना हो। लेखपाल भर्ती पर जैसे ही काम समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद आपकी भर्ती पर काम स्टार्ट हो जाए पूरी तरह से, और जितनी जल्दी हो सके संशोधित आंसर की आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ मान करके नहीं चलेंगे, कोशिश करेंगे। इस समय की जो अपडेट होती है, आगे पता नहीं कैसी सिचुएशन होगी, आगे शासन से कोई नया निर्देश मिला किसी और भर्ती को लेकर के, या फिर आयोग में किसी और भर्ती पर काम स्टार्ट हो गया, तो हम लोगों को यहाँ पर कोशिश करते रहना है। कोशिश बिल्कुल लगातार करते रहना है। जो लखनऊ के अभ्यर्थी हो, सिर्फ आप चले जाएं, 4-6 लोग चले जाएं, बहुत है। चलिए अब आगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में देखिए, जब भी आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप खिंचवाएं, पहले आपने जैसे भी फ़ोटो खिंचवा रखा हो, लेकिन अब जब भी आप फ़ोटो खिंचवाएं तो आप कोशिश करिएगा कि बैकग्राउंड थोड़ा सा आपका लाइट हो, हल्का हो या फिर वाइट हो। और जो कपड़े आप पहनते हैं, कपड़े हमारे कलर्ड रहेंगे तो फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आती है। तो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आप निकलवा सकते हैं पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 कापी निकलवा लीजिए आप। सेकंड चीज़, उसके बाद देखिए कि जो 10th है और 12th है, इन दोनों की सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको दोनों देने होंगे। अगर अलग अलग होंगे तो आपको अलग अलग देना होगा, अगर एक में होंगे तो आपको एक में देना होगा। इसके बाद आगे ग्रेजुएशन यानी जो डिग्री आपकी है, उसके सभी ईयर की मार्कशीट चाहिए होंगी, और उसके अलावा सर्टिफिकेट। और अगर सर्टिफिकेट ना हो तो आप प्रोविजनल भी निकलवा सकते हैं, बट अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकल जाता है। मान लीजिए सर्टिफिकेट मिलना पॉसिबल नहीं है तो आप प्रोविजनल ज़रूर बनवा लीजिए। प्रोविजनल 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, फिर आगे आपको फिर से प्रोविजनल जमा करना पड़ेगा, या फिर आप
अपना ओरिजिनल निकलवा के जमा कर देंगे, यानी डीबी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप प्रोविजनल बनवा लेते हैं तो। बाकी तीनों ईयर की मार्कशीट होना आवश्यक होता है। और जिनको भी सर्टिफिकेट निकलवाना हो, अब तो आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी फॉर्म भर के आप दे सकते हैं। तो उसमें आपको अपना आधार कार्ड और लास्ट ईयर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी यही जमा करना होता है और लगभग 15-20 दिन में आपके पास वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, या जल्दी भी मिल जाता है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो जल्दी भी मिल सकता है, हफ्ते के अंदर भी। बस आपको अपने संबंधित विश्वविद्यालय से जाकर के वहाँ पे बात कर लेना होता है। अब देखिए आगे डॉक्यूमेंट में कोई, अभी आगे हम बात करेंगे कास्ट है, ईडब्ल्यूएस है, डोमिसाइल, सबको लेकर के बात करेंगे। आगे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती अगर होती है, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए और है, छूट जाता है बताने से। जैसे मान लीजिए आप पहले नोटिफिकेशन के टाइम पे आप मैरिड नहीं थे, अब आपकी बाद में शादी हो गई है, तो पहले के जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वही लगेंगे या फिर नए बनवाने होंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नोटिफिकेशन यानी फॉर्म आवेदन कह लीजिए, नोटिफिकेशन नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन जुलाई में आया था और फॉर्म आवेदन अगस्त में हो रहे थे। 24 अगस्त 2022 लास्ट डेट थी। संशोधन की डेट से नहीं देखा जाएगा। 24 अगस्त 2022 जो लास्ट डेट है, उस डेट तक या उसके डेट से पहले पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए जो डिग्री या सर्टिफिकेट आप निकलवाने जाएंगे, ये आप कभी भी निकलवा के जमा करिए। रिजल्ट आपका पहले आ चुका है, बस उससे मतलब होता है। और जो भी आपने कास्ट हो, ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस हो या फिर डोमिसाइल हो। जनरल को डोमिसाइल भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ नियम चेंज हो चुके हैं, पहले कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते थे, लेकिन अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं। पीईटी का स्कोर कार्ड नहीं मांगा जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, सभी के सभी लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। नए डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे, आप नया बनवा करके रख लीजिए, बट आपसे नया नहीं मांगा जाएगा। आपसे फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले के ही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे 10th है, 12th में जैसे आप शादीशुदा नहीं थे, तो आपके नाम के पहले कुमारी लगा होगा बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे। तो उससे फिर बाद में वो हट जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और इसको लेकर के बिल्कुल आप मन से अपने डाउट निकाल दीजिएगा। कुमारी लगे होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे लगा हो ना लगा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पहले मैरिड थे, सॉरी पहले आप अनमैरिड थे, तो आप उसी समय के सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। अभी भी भले आप मैरिड बाद में हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप चेकलिस्ट भरेंगे आयोग में जाकर के, तो वहाँ पे आप करंट की डिटेल भरते हैं, वर्तमान की डिटेल भरते हैं अपनी। और अगर आप पहले से कहीं सरकारी जॉब पर ना हो, तो उसमें एक आता है कि अगर आप पहले कहीं कार्य कर चुके हो, तो प्राइवेट का या संविदा का उसमें डिटेल आपको नहीं भरना होता है। वो सेक्शन आप पूरा पूरा छोड़ देंगे। चेकलिस्ट में बेसिकली आप देखेंगे तो आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें भरनी होती है। एड्रेस भरना होता है कई जगह। और आपका जो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का है, उनकी डिटेल भरनी होती है, यानी कि उनके सर्टिफिकेट नंबर या फिर उनकी जो अन्य डिटेल्स, जैसे कि कितने मार्क्स मिले हैं आपको, फुल मार्क्स कितने का था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मांगी जाती हैं। और जब आपके लिए डीबी के लिए लेटर आएगा, तो डीबी के लिए लेटर के साथ में आपको 4 प्रपत्र भी डाउनलोड करने पड़ते हैं। वो चारों प्रपत्र 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्रम में होता है, और उसी तरह से सीरियल नंबर पे उसी तरह से सीक्वेंस में आपको डीबी के समय लगा कर देना भी पड़ता है। तो वो सभी प्रपत्र कैसे आपको भरना होगा, उसके बारे में विस्तार से आप सभी को बता देंगे। उसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है। कुछ डिटेल्स आपकी पहले से ही लिखी हुई उस पर आती है, जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, अंकों में, शब्दों में लिखना होता है बाद में आपको प्रिंट आउट निकलवा करके। रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी उस पर लिखी हुई आती हैं। तो चेकलिस्ट और प्रपत्र को लेकर के आप छोड़ दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स बाद में आपको मिलेंगे। लेकिन बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा कोई भी एफिडेविट हो या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, ये सब बनवाने के चक्कर में मत पड़िएगा अभी भी, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन चीज़ें हो, ये सभी ज्वाइनिंग की बात होती हैं। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगर कोई नई नोटिस आती है कि नहीं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा या कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स, तो आप देंगे, एफिडेविट वगैरह अगर देना पड़ेगा तो। नहीं तो आप देखेंगे कि वहीं पर चेकलिस्ट में या फिर वहीं पर आपसे भरवाया जाता है, वहीं पर आप डिक्लेरेशन करते हैं। विशेष करके आप देखेंगे उसी चेकलिस्ट में ये एक चीज़ और लिखना होता है कि जो भी शादीशुदा विवाहित लोग होते हैं, अगर पुरुष हैं तो उनको ये लिख करके देना होता है कि हमारे एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है। और अगर विवाहित महिला है, जैसे आप लोगों के केस में, तो आपको लिख करके देना होता है कि हमारे एक से अधिक जीवित पति नहीं है। पहले क्या होता था कि इसको लेकर के एक अलग से हमें स्वघोषणा पत्र या फिर एफिडेविट बनवा करके देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चेकलिस्ट में ही वो चीज़ें आप डिक्लेयर करके देते हैं। तो बहुत सारे बदलाव भी होते रहते हैं। लेखपाल भर्ती को लेकर के मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि बदलाव होते रहते हैं। तो पुरानी चीज़ों को छोड़िए, जो भी अभी बिल्कुल करंट में जिस तरह से डीबी हो रही है, उसी तरह से आपको अपनी तैयारी पहले से रखनी है। अब आगे देखिए, जो कास्ट है या फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर निवास है, अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में 10th, 12th, ग्रेजुएशन में कोई अगर अदर मिस्टेक होती है, फादर के नेम में या फिर आपके नेम में, कुमारी को छोड़ करके कोई अगर अदर मिस्टेक होती है, तो आप उसके लिए 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप बनवा सके, ऑनलाइन वाला ज़्यादा अच्छा है, वो लोग बनवाते हैं फिलहाल में, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा उसके लिए।
डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होने पर भी आपका प्रोविजनल नहीं लगता है, आपको टाइम मिलता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ला करके जमा कर दीजिएगा। लेकिन जब फाइलें आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते तो फिर कुछ अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में भी डाल देते हैं, या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट होने पर फिर बाद में प्रोविजनल की डीबी फिर से दोबारा से करवाई जाती है। तो प्रोविजनल या फिर औपबंधिक बोलते हैं, ये फाइनल रिजल्ट आने पर ही पता चलता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाती है तो फिर वो बाद में दोबारा से उन अभ्यर्थियों को बुलाते हैं डीबी के लिए। ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल 2022 और 24 अगस्त 2022 के बीच में बना होना चाहिए। ये दोनों डेट आप इंक्लूड करते हुए देखेंगे। बाकी की जो जाति है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का, या फिर आप देखेंगे बीसीएस आरक्षण के लिए पीएच जैसे हो गया, तो आपके सर्टिफिकेट भी बहुत पुराने नहीं होने चाहिए और ऑनलाइन वाला होना चाहिए। इसी तरह से निवास भी आपका बहुत पुराना ना हो, 2 साल 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, आप वही लगाएंगे। और अगर मान लीजिए आप चाहें कि हम नए डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लें तो आप बनवा सकते हैं, बट आपसे पुराने वाले ही मांगे जाएंगे फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले का, 24/8/2022 के पहले का। आधार कार्ड आपसे मांगा नहीं जाता, लेकिन अगर आपके मन में हो कि हमारी शादी बाद में हो गई, हमारे आधार कार्ड में नाम चेंज हो गया या फिर एड्रेस चेंज हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हम कौन सा एड्रेस भरेंगे, तो जो एड्रेस आपने फॉर्म भरने के समय दिया है और जब आप चेकलिस्ट भरेंगे तो अपना वर्तमान पता आप अपने ससुराल का एड्रेस दे सकते हैं। बाकी जो पहले से शादीशुदा है या फिर डीबी के समय अगर आप पहले अनमेरिड, अभी भी आप अनमेरिड, तो उनको कोई दिक्कत होनी नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पिता पक्ष की तरफ से ही जारी हुआ रहना चाहिए। निवास कहीं का भी चल जाता है, निवास में कोई दिक्कत नहीं होती, बस यूपी के निवासी आप होने चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के निवासी रहेंगे आपके पिताजी, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आपकी जहाँ शादी हो गई, यानी जहाँ से आप बनवा रहे हैं, तो निवासी आप उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में कोई दिक्कत नहीं होती, पिता या फिर पति पक्ष हस्बैंड साइड का हो या फिर फादर साइड का, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। शादी से पहले अगर आप तो फादर साइड का, शादी के बाद आप अपने ससुराल पक्ष से बनवाते हैं। निवास आपका किसी भी कहीं का भी चल जाएगा, बस उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। और जाति आपके पिता पक्ष की इस तरफ से ही, वहीं की तहसील से ही आप सभी जानते हैं कि वो जारी हुआ रहना चाहिए। अब इनके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर हो सकता है कि हमारे बताने में कुछ छूट गया हो, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने के लिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको उस पर कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करें, लाइक भी आप सभी कर सकते हैं, कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी कर लीजिएगा। धन्यवाद।